बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो इस वक्त डिजिटल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको इत्शाम चौधरी का मुख्तों बरा सलाम। वैसे तो आपने सुना होगा कि इकबाल के शहीन, लेकिन आज मेरे साथ इमरान खान के शहीन मौजूद हैं। इस वक्त अगर मैं उनका तारुफ करूँ, एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इमरान खान की लीगल टीम के एक अहम हिस्सा भी हैं, और रिसेंटली उनको एक अहम ओहदे से भी नवाजा गया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शहीन साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने ओवरसीज़ प्लेटफॉर्म को टाइम दिया। सर बताइएगा, कहा जा रहा है कि खान साहब अंदर हैं, किस चीज़ की सज़ा खान साहब को दी जा रही है? खान साहब को सज़ा दी जा रही है हकीकी आज़ादी का नारा लगाने की। खान साहब को सज़ा दी जा रही है इस पाकिस्तान के अवाम को उनके हुकूक दिलाने की, पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करने की। ज़ाहिर है वो कुछ लोगों को, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को और माफियाज जो यहाँ पाकिस्तान में पिछले 76 सालों पर काबिज हैं, और वो सियासी बोने जिनका कद काठी सिर्फ मिली भगत करके, पैसे देकर, करप्शन करके और करप्शन के पैसे के ज़रिए मुख्तलिफ इदारों में तकसीम करके अपने वजूद को बरकरार रखना है, वो ज़ाहिर नाला हैं और नाराज़ हैं इमरान खान से। फॉर दैट पर्पज़ ही इज़ बिहाइंड द बार। अच्छा सर, जिस तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि आज जिस तरह साइफर केस में रोज़ आए दिन मुलतवी हो जाता है, इस तरह आवाम को आपकी जानिब से, आपकी पूरी लीगल टीम की जानिब से कहा जा रहा था ईद से पहले खान साहब रिहा होंगे, फिर ईद के बाद का कहा जा रहा है, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, आपकी जानिब से भी तारीख पे तारीख दी जा रही है, क्यों सर? देखिए, मैंने तो आज तक कोई तारीख नहीं दी, मैं अपनी बात करता हूँ। एब्सोल्युटली। इसलिए नहीं दी कि मुझे पता है अगर केसेस को देखा जाए तो ये 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते का केस नहीं है। अव्वल तो बनने नहीं चाहिए थे। मगर अगर देखा जाए उस माफिया की, चूंकि जिस दिन इमरान खान ने बाहर आना है, इस माफिया की हुकूमत का आखिरी दिन होगा, उन्होंने घर चले जाना है, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं, वो उनकी बुनियादें इतनी कमज़ोर हैं। उनको पता है कि इमरान खान को तो देखने के लिए बाहर पूरी दुनिया ने आ जाना है, पूरे पाकिस्तान ने निकल आना है। तो आज वो सिंबल है इमरान खान हकीकी आज़ादी का, वो अलामत है और इस्तारा है इस मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का। आज इमरान खान पाकिस्तान के कौम के दिलों में बसता है, तो नेचुरली जो माफिया है वो उससे नाम से थर थर कांप रही है। तो इसलिए उन्होंने झूठे मुकदमे बनाए हुए हैं, हमारे जजेस को भी कैप्चर किया हुआ है। आपने देखा नहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट का क्या हुआ, खत में क्या लिखा हुआ है? इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने के लिए एक जज के बिरादर नस्बती को उठाया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए, उनकी वीडियो बनाई, दूसरे जज को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तीसरे जज के बेडरूम्स के अंदर से कैमरे मिले, और इसी तरह स्वान कई वाक़यात हैं। तो अगर ये तर्ज अमल जजेस के साथ है, मुझे बताएं कि फिर बाकी जो ये तो हाई कोर्ट के जजेस के साथ है, लोअर जुडिशरी में क्या होता होगा? तो लोअर जुडिशरी में जो कुछ किया, हम वकील बाहर खड़े होते थे, वहाँ जो प्रोसिक्यूटर है उनको इमरान खान का वकील बना के सजाएं दे दी गई। तो लिहाजा हमें पता है कि इस कंप्रोमाइज्ड जस्टिस सिस्टम के अंदर जब तक के लोग नहीं उठेंगे, जब तक कि आवाज़ स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक जजेस इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं करेंगे, तो उनका आना मुश्किल है। मगर आज मैं समझता हूँ कि आज एहसास है जुडिशरी को भी, आज एहसास होना शुरू हो गया है कि अगर हमने इस निज़ाम इंसाफ को बचाना है तो हमें इंसाफ करना पड़ेगा। अगर अदलिया आज़ाद हो और इंसाफ देना शुरू कर दे, और उन बेज़मीर जजेस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू हो गए हैं ना। वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन, वो एक ड्रामेबाज जज होता था, तो उसने क्या किया, जिस तरह की सजाएं दी और जिस अंदाज से बिहेव किया, उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, चार्जशीट शुरू हो गई है। तो इस तरह हुमायूं दिलावर के खिलाफ, इस तरह कुदरतुल्लाह के खिलाफ, इस तरह बाकी बशीर के खिलाफ, अगर जो जिन्होंने इस जस्टिस सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया, अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाया, अगर इनके खिलाफ एक्शन हुआ, इनको इबरत का निशान बनाया गया, तो आइंदा के लिए इस जस्टिस सिस्टम को कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, इतनी लाकानूनियत है, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत क्यों खामोश है? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास अब मैटर चला गया है। अब हम समझते हैं, वजह तौर पर समझते हैं, आज भी देखें मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में उन्होंने लार्जर बेंच पे भेज दिया। देखें, जस्टिस काजी फाइसा साहब को हम ये समझते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट जज है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कंप्रोमाइज जज है। उन्होंने वो जो आज़ादाना फैसले करने चाहिए थे वो करने की बजाय उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले लिए। देखें, रात की तारीकी में उन्होंने रिटर्निंग अफसर वाला केस लगाया, उन्होंने कहा नहीं, ये फरिश्ते हैं ना, जो फरिश्तों ने काम किया वो आपने देख लिया, जो डर्टी काम किया, जो गंदे काम किए, जो उन्होंने सारा मैंडेट, आवाम का जो मैंडेट था उसको चोरी करके माफिया की झोली में डाल दिया।
तो क्या ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आयद होती? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की आंख और कान बंद है? अच्छा मुझे बताएं, सिंबल का निशान हमसे छीन लिया, पाकिस्तान के आइन को आपने एक पार्टी के आइन के ताबे कर दिया, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? ये अच्छा चले हमारा जो हक है वो तो उसे महरूम किया, ये 70% जो नाखादा आबादी है हमारे मुल्क में, जो सिर्फ निशान देख के वोट डाल सकते हैं, ये आपने उनका हक मारा है। और उसके बाद फिर आपने क्या किया? अच्छा बाकी जो केसेस हमारे पड़े हैं, रिजर्व सीट का केस है वो पेंडिंग है, अभी तक नहीं लगाया। हमारे जो बाकी केसेस है आप अंदाजा लगा लें, ह्यूमन राइट्स केस पड़ा हुआ है, हमने फॉर्म 45 के मुताबिक जो जुडिशल कमीशन का कहा है वो नहीं उठाया, हमने 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की पिटीशन फाइल कर रखी है वो नहीं लगाया, हमारा एक केस नहीं लगाया। और जब हमारे खिलाफ फैसला नवाज शरीफ के हक में करना हो तो वो 1 मिनट लगता है, सुपर स्पीड से उनको इंसाफ मिलता है। जब हमारे मुकदमे जाते हैं तो वो जाकर स्लो स्पीड में चले जा करके पता नहीं अंडर द टेबल कहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। अच्छा सर देखें, बल्ला कैद है, कप्तान कैद है, क्या तारीख इन लोगों को माफ़ करेगी? देखें तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती। आज भी जस्टिस मुनीर जिसने यहाँ इस निज़ाम इंसाफ को नजरिया ज़रूरत की बेड़ियाँ पहनाई थी, आज उसको लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं। आज 70 साल गुजर गया है। इसी तरह जिस शख्स ने जो काम किया है, ना तारीख माफ़ करेगी, ना पाकिस्तानी कौम माफ़ करेगी। और ये इक़्तिदार आने जानी चीज़ है, आज है कल नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा। मगर जिसने इस मुल्क की निज़ाम इंसाफ की जड़ें खोखली की हैं, उसको अल्लाह ने भी माफ़ नहीं करना, कौम ने भी माफ़ नहीं करना, और तारीख ने भी माफ़ नहीं करना। तो सर फिर मुल्क किस तरह चलेगा? ये तो मैं, आप, हम सब, क्या मुल्क के जो बड़े हैं वो मुल्क के बारे में नहीं सोचते? देखें मैं और आप, हम अवाम हैं। अगर आज हमने अवामी इनकलाब के ज़रिए एक फ़ैसला दे दिया है, क्योंकि हर सिविलाइज्ड और जमहूरी मुल्क में यही तरीक़ाकार है कि आप बाहर निकलें, वोट के ज़रिए तब्दीली लेकर आए। 8 फरवरी को लोग निकले, वोट के ज़रिए तब्दीली लेकर आए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 1,05,000 वोट लिए हैं, मुझे लोगों ने वोट दिया इमरान खान के नाम पे, चूँकि मैं पार्टी का फेस था, पार्टी का मेंबर कोर कमेटी था, तर्जमान था, लोगों के सामने मीडिया में डिफेंड करता था पिछला पूरा साल। इमरान खान साहब के नाम पे लोगों ने वोट दिया 1,05,000। जो कठपुतली मेरे मद्दे मुकाबिल थे उसको 50,000 वोट भी नहीं मिला, उसको उठा करके नेशनल असेंबली में भेज दिया। इसी तरह 3 हल्के हमारे शामाबाद के, 3 हल्के हमारे, और बाकी हल्के हमारे पंजाब के जो भी सारे हल्के थे, कराची के, हर जगह से वो हमारे रात तक हम जीते हुए थे, पूरे मीडिया ने दिखाया, और सुबह उठे तो चीज़ें चेंज हो गई। सर क्या ये इस इलेक्शन में इस तरह हुआ, या आवाम को अब पता चल गया कि पिछले 70 सालों से यही होता आ रहा है? देखिए पहले चोरी करते थे, मैं आपको पता है रिटर्निंग अफसर के पास गया, वहाँ 2 एसीपी बैठे हुए थे, रात को 2 बजे के करीब। मैंने रिटर्निंग अफसर को एक बात की, वो मुझे अंदर नहीं बैठने दिया, दूसरे किसी कमरे में ले गए। मैंने कहा देखो मुझे 2 बातें बता दो, मैं तुम्हें चोरी की इजाजत दे देता हूँ, चोरी कर लो, चोरी 5,000 वोट करना है, 10,000 करना है, चोरी कर लो, मगर डाका मत डालो। एक बात, मैं अवाम का ये हक है, मेरा जात का हक नहीं है, हक के नुमाइंदगी अवाम का हक है। मैंने रिटर्निंग अफसर को और बात की, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर बाद में मुझे धमकी दे के फिर जबरदस्ती मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि ये इंटेंशनली कर रहे हो, ये बेईमानी, या अनइंटेंशनली कर रहे हो? अगर अनइंटेंशनली कर रहे हो तो रेक्टिफाई कर लो, ये मेरे पास सारा सबूत है। अगर इंटेंशनली कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं चला जाऊं, क्योंकि बेईमान तो तुम हो, करप्ट तो तुम हो, तुम्हारे ऊपर फरिश्ते अंदर बैठे हुए हैं, किधर बैठे हुए हैं मुझे पता है। और वो जो हमारे आईएसआई के भाई लोग हैं, उनका काम क्या है कि आप वहां जाकर के मैनिपुलेट करें और टेम्परिंग करें रिकॉर्ड में। अब तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सारा पाकिस्तान कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। अच्छा सर, आईएसआई का आपने जिक्र किया, चंद आपके अंदर की लोग ये कहा करते थे शुएब शहीन भी आईएसआई के एजेंट हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उनको? देखिए आपके अंदर जब आप किसी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं इतने फोर्सफुली, जब आपके मौक़िफ़ को कमज़ोर करना हो, आपके अंदर से बंदे पैदा किए जाते हैं ताकि आपकी वो जो स्ट्रॉन्ग आवाज़ है जिनके ऊपर आप अटैक करते हो, वो कमज़ोर होने की बजाय आपके ऊपर ही शक व शुबहात पैदा हो जाए। फिर क्या हुआ? फिर उसी साहब के खिलाफ आप देख लो, पूरे पाकिस्तान जानता है कि हर वो पॉइंट ऑफ व्यू जो पार्टी का मौक़िफ़ होता है उसके बरक्स पॉइंट ऑफ व्यू आता है। एब्सोल्युटली। तो लिहाजा अब आप खुद अंदाजा पब्लिक लगा लें। यस, आपने उन शख्सियात को शिकस्त दी जिन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा किया हुआ था।
तो कितना मुश्किल था इलेक्शन, इस बार का इलेक्शन आपके लिए? देखिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। आसान इसलिए था कि लोग खुद निकले इमरान खान के लिए। मुश्किल इसलिए था मेरे समेत मेरे कई वोटर्स सपोर्टर्स जो चीफ सपोर्टर्स थे पूरे मेरे हल्के के, उनके खिलाफ FIR रात की तारीकी में उनको उठा लिया गया, कुछ को मैनेज कर लिया गया। सुबह जब हम निकले मोबाइल भी नहीं था, पता चला कि हमारे पोलिंग एजेंट्स ही नहीं है। वो फिर हमने बड़ी इमरजेंसी में मैनेज किए, तरीक़ाकार ये वो कर करा के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी लीड से जीते। देखिए, मुश्किलात से खेलना ये एक लीडर का काम होता है। मुश्किलात में लीडरशिप क्वालिटीज़ का पता चलता है। मैं जहाँ कोई मीटिंग करता था, कॉर्नर मीटिंग, 4-4 पुलिस वाले की वैन खड़ी होती थी। जिस वक्त मैं कोई प्रोग्राम करके आता था, वहाँ लोगों के घरों में उसके फौरन बाद छापे पड़ने शुरू हो जाते थे, लोगों को उठाना शुरू कर देते थे, FIR कटनी शुरू हो जाती थी, और फिर उनको फ़ोन करके थ्रेट करते थे SHOs कि शोएब शाहीन के साथ अगर नजर आए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इधर से मेरे पोस्टर लगने शुरू होते थे, मेरे बैनर्स, पीछे से वायरलेस चलती थी पुलिस की कि उतारने शुरू कर दो। जो मेरे लोग पोस्टर लगा रहे होते थे उनको उठा करके जेल में बंद कर देते थे। तो ये सारा हमने देखा, और सारी FIR भी कटी, हमने उसमें लोगों को अपनी जमानतें भी करवाई, हमने हाई कोर्ट से आर्डर्स लिए, अभी भी परसों में कल लगा हुआ है, जो हमने कंटेम्प्ट भी फाइल कर रखी है। मगर अदालतें अगर कमज़ोर हो जाएं, अदालतें अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना करा सकें, तो फिर इसी तरह ही सर कि पुलिस वाले भी मजबूर थे, आखिर उनको किसी का ऑर्डर या किसी के कहने पर ही वो ये काम कर रहे थे। पुलिस वाले, एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, ये सब कठपुतलियों का रोल अदा कर रहे थे, अफसोस से कहना पड़ता है। ये सब इदारे, रिटर्निंग ऑफिसर्स, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये बांदी बन के खड़े हुए हैं माफिया के सामने, क्योंकि माफिया को खतरा है सिर्फ एक शख्स से, इमरान खान और उसकी पार्टी से। वो ये कहते हैं कि वो अगर उसका विजन यहाँ काबू में वो चल जाता है तो लोग खुशहाल हो जाएंगे, लोगों को उनको हुकूक मिलने शुरू हो जाएंगे, माफिया ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। और उनको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए अवाम को हुकूक नहीं देना चाहते, और अवाम को हुकूक मिल जाते हैं जिस दिन, मसलन सबसे बड़ा हक है हक के नुमाइंदगी। किसको हक के नुमाइंदगी देना है? ये अवाम का हक है। अब अवाम का ये हक वो छीनना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये हक उनको मिल जाता है तो फिर वो उनके फैसले भी उनके अपने होंगे कि हमने लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करने, हमने पुलिस का निज़ाम दुरुस्त करना है, हमने टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त करना है, हमने लोगों को अच्छी एजुकेशन देना है और एक तरह की एजुकेशन देना है, हमने काले अंग्रेज यहाँ नहीं बिठाने, हमने लोगों को पटवारियों के पीछे नहीं चलाना, हमने निज़ाम इंसाफ कायम करना है, कानून की हुक्मरानी आनी है, हर शख्स को उनके हुकूक मिलेंगे उनके दरवाजे पे, उनके घर पे। और ये वो नहीं चाहते, इसलिए कि उनके रास्ते में रुकावट ही यही है। हमारे एक अजीज़ हैं, सीनियर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट की कि जनरल बाजवा ने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के ये हलफ लिया कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को जेल पहुंचाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते हैं? पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा साहब अगर सियासत में नहीं थे तो उनसे पूछें कि आपने तो खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो सियासत में था, मैं 2021 तक करता रहा, अब नहीं करूंगा, खुद कहा। यस। उससे आगे चलें, जावेद चौधरी को जो आपने इंटरव्यू दिए थे उसको डिनाई नहीं किया आपने, उसमें जो कुछ आपने वो वाकयात बताए हैं मुझे बताएं वो क्या थे। मैंने इसको ये किया, मैंने उसको वो किया, मैंने ये किया, ये आपने अपनी ओथ की पासदारी की। फिर मुझे बताएं जो परवेज इलाही ने कहा था, मुझे बाजवा ने कहा तो उधर चला जा, हम तो उधर जा। तो ये फिर ये आखिरी ज़माने थे ना, क्या किया आपने? देखिए, बात ये होती है कि अगर आज आपको कुरान पे हाथ रख के अपनी कस्में देनी पड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि कौम जाग उठी है, आपसे सवाल करती है। तो यही हाफिज साहब से रिक्वेस्ट है कि आप भी ये ना हो कि 1.5 साल बाद आपको भी कस्में उठानी पड़े और कौम आप पे एतबार ना करे। आज वक्त है कानून और निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त कर लें और इस मुल्क के लोगों को जीने दें। मैं रोड शो करने गया परसों, एक दिहाड़ीदार मजदूर गेंती बेलचे वाला, उसको इतना नॉलेज फॉर्म 45 फॉर्म 47 का नॉलेज, सर मैं हैरान हो गया था उसके बाद, इतना नॉलेज था एक मजदूर के पास। मैंने उससे पूछा यार आपने ये नॉलेज कहाँ से आया? कहता खान ने एक चीज़ थी हमें शऊर दिया है। बहुत बड़ी बात है सर, दिहाड़ीदार मजदूर जो सड़क पे सारा दिन रहते हैं। देखिए, हमारा वोटर सपोर्टर कौन है, टॉप टू बॉटम। मैं उनको कहता हूँ ना, कठपुतलियों को कहते हो कि जी हम जीत गए हैं, मैं उनको दावत दी, मैंने कहा आ जाओ हम मार्केट चलते हैं,
हम उधर खड़े होते हैं, पूछते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, आए नया सर्वे कर लेते हैं, छोड़ दे पिछले इलेक्शन को, आ जाए, मैं आपके साथ जाता हूं ना, आप भी मेरे साथ चलो, मीडिया को साथ लेके चलते हैं, आ जाओ। वो इन कठपुतलियों को पता है, इनको अपने ऊपर अपना पता है कि इनके पास भी वही फॉर्म 45 है जो मेरे पास है। सही। किस हल्के और किस पोलिंग स्टेशन से जीते हैं, किस मुंह से, इनके तो अपनी बीवी बच्चे, इनको अपनी फैमिली वाले को पता है कि जी हम आ रहे हैं, अपने घर से आ रहे हो, तो किस मुंह से कहते हो कि हम जीते हुए हैं। ये कुछ एरिया में कच्चे के डाकू काबिज हैं, बाकी इलाके पे पक्के के डाकू काबिज हैं। और कच्चे के डाकू फिर भी गैरतमंद हुआ करते थे किसी जमाने में, वो मुंह छुपाते थे, जाकर जंगलों में फिरते थे। और पक्के के डाकू तो इतने बेगैरत हो गए हैं कि उनकी गैरत और शर्म हया खत्म हो गई है कि डाका सरेआम डालते हैं और धमाल डालते हैं। और इनको देखा देखी कच्चे के डाकू ने भी अपनी गैरत छोड़ दी, अब वो भी बड़े धड़ल्ले से टेलीफोन कॉलें भी करते हैं और अपनी इंटरव्यू भी छपवाते हैं। जो मर्जी हो जाए, ज़िमनी इंतखाबात में आपको पता चल गया कि मुफाहमत करेंगे तो मुल्क में चलेंगे। इस वक्त फार्म 45 वो लहरा के कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। जिस तरीके से फार्म 45, ये मुझे बताएं, जो वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह वो ला करके वोट डाले गए, जिस अंदाज से वो कैसरा लाई वहां खड़ी हुई थी आपने देखा, और जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग और स्टफिंग की, आज भी कई वीडियोस चल रही हैं। मुझे बताएं फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? उसका बेस्ट सोल्यूशन पता क्या था? आसिफ अली जरदारी फार्मूला। जरदारी ने कहा मेरी बेटी पहली दफा इलेक्शन में आ रही है, वो गर्मी में नहीं जा सकती भाई, क्योंकि वो तो शूद्रों के साथ तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये तो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं ना, अवाम तो शूदर है इनकी नजर में। उन्होंने कहा सब उठा लो, सबको उठा लिया। उन्होंने कहा सबके कागजात रिजेक्टेड, सब फारिग, अनअपोज्ड। यही काम ये कर लेते। ये ड्रामा करने की, अगर जमहूरियत इस ड्रामे का नाम है, अगर आपने ये सारा ड्रामा करना था 70 अरब रुपए लगा के, ये फॉर्म 45, ये फॉर्म 47, ये 48, ये सारा ड्रामा, जरूरत क्या है? आप बंदे उठवा लेते। जैसे मेरे समेत 90% हमारी टॉप लीडरशिप के कागजात रिजेक्ट कर दिए, हम फिर हाईकोर्ट में गए, भागम भाग वो कराए। वो आप ये सारा ड्रामा ज़िमनी इलेक्शन में करा लेते। इसको तो मैनेज करना, 21 सीटें थी टोटल, कितना मुश्किल काम था। सारे एमपीए, सारे एमएनए जो आपको मुखालिफ थे, जो पीटीआई के लोग थे, सब उठाते, गायब कर देते। और अनअपोज्ड इलेक्शन कमीशन तो आपके वैसे भी घर का बंदे हैं, रिटर्निंग अफसर तो बांधी हैं आपके, उनको तो जरूरत ही कुछ नहीं। तो जो आपको चाहते वो हो जाता, आप इस ड्रामे से बाहर आ जाते। अब मेरे वाले केस में क्या किया, 10 फरवरी को मैंने केस जमा कराया, 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया। प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, यानी गिनती का जो प्रोसेस है वो रोक दिया। 11 को ही नोटिफिकेशन आ गया, रिटर्निंग अफसर ने भी लिख के दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी लिख के दिया। वो जब हम हाईकोर्ट में गए, जी ये कैसे हो सकता है, जब तक कंसोलिडेशन अभी हुई नहीं है, यानी गिनती हुई नहीं है, तो आपने कैसे नोटिफिकेशन कर दिया? वो कहते हैं जी अब कर लेते हैं गिनती, यानी गिनती बाद में की, नोटिफिकेशन पहले है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा ट्रिब्यूनल बन गया, लिहाजा आप उधर चल जाओ। यानी बेईमानी करने के लिए भी कुछ अकल की जरूरत कर लें, लेकिन उन्होंने अकल छोड़ दी। उन्होंने कहा जब बदमाशी और बेईमानी इतनी सरीहन और खुलेआम करनी है, बेईमानी का भी कोई एक सिस्टम होता है ना, वो हमने सारे सिस्टम अबूर कर दिए। ठीक है, सरेआम कर रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप अब देख लें, अवामी वजीर आजम आ गया, तंदूर पे जाते हैं, रोटी खुद लगवाते हैं और 16 रुपए की करवा के आ जाते हैं। अवाम देख लें, कहती है कि अवामी वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब। उस अवामी वजीर आजम से पूछें कि आपने तो वहाँ तकरीर करके आए थे कि जी बाजवा और फला को मैं नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ आपको तंदूर पे पहुंचा दिया गया। और भाई वो जो कठपुतली वजीर आजम बैठा हुआ है तुम्हारा शहबाज शरीफ, उसके पास तो जरा जाओ। जो पेट्रोल 150 रुपए पे तो तुम्हारे दिल को तकलीफ होती थी और सुराख हो जाता था तुम्हें और तुम्हारी टिक टाकर बेटी को, तो आज वो 300 रुपए में पेट्रोल पहुंचा दिया एक गरीब आदमी के लिए, अजाब मुसल्लत कर दिया आपने। उनको तो जरा जाकर पूछो, फिर उनसे पूछो कि डॉलर जो आपने 100-150 पे लाना था, और वो इसहाक डार बड़ा बढ़ के मार के आया था, मैं 200 से भी नीचे लाऊंगा, वो 300 को पहुंचा हुआ है, उसको आपने क्या किया? वो जो महंगाई जिसका रोना रोते थे, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे 2022 में, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, वो महंगाई मुकाओ मार्च को आपने कहा महंगाई पहुंचा दी। वो दिन क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है? ये बेईमान है, ड्रामेबाज है। वो शहबाज शरीफ कहता था मैं अपनी शर्टें बेच के पता नहीं अपने कुर्ते बेच कर सुकून दूंगा। वो इनको कहो कि तुम एवन फील्ड अपार्टमेंट बेच दो, तुम बाहर जो माल लूट का माल लेके गए हुए हो वो अपने सिर्फ मुल्क में ले आओ। हमारा ये जरदारी, शरीफ फैमिली और सागदार,
ये 3 खानदान अगर पैसा अपने मुल्क में लूटा हुआ पैसा अपने ही अकाउंट में ले आए, ये 50 रुपए का डॉलर हो जाएगा। लेकिन डॉलर का बढ़ते रहे, इनको क्या फर्क पड़ना है? इनके तो पैसे बढ़ रहे हैं, इनकी तो चांदी लगी हुई है। इन लोगों ने इस मुल्क के लोगों को जिस तरह लूटा है और जिस अंदाज से हुक्मरानी की है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान इज द रियल लीडर। इंशाल्लाह वो आएगा, बाहर भी आएगा और ये कठपुतली घर जाएंगे। सर, बुशरा बीबी का क्या केस है? रोज रात की तारीकी में 1-2 बजे एम्बुलेंस आती है, बताया जा रहा है तबीयत नासाज है, इलाज मुआवजे की कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। देखें, बात यह है कि खान साहब के बच्चे तो बाहर हैं, ज़ाहिर जमीन के पास। बिल्कुल। अब ये उनको और तो कोई सजा दे नहीं सकते। उनकी बीवी को, अब एक पर्दा नशीन खातून को, अब बदतरीन केस इद्दत में निकाह का केस बना करके उनको जेल में रखा हुआ है। दूसरे केस में तो उन्होंने आगे खुद स्टेटमेंट दे दी, वो तो बनते ही नहीं थे। सही। और आज उसको मुझे बताएं, एक बेहतरीन सेहतमंद खातून जेल में जाने से पहले आज उसके मैदे में जख्म का निशान है, दैट इज स्लो पॉइजनिंग। और उसके बाद आपने उनको एम्बुलेंसेज आ रही हैं, जा रही हैं, ना घर के किसी फर्द को, ना किसी वकील को, ना किसी को आप बताते हैं। भाई कम बख्तो, ये कौन सा तरीका है कि इस मुल्क में एक इंसानियत की कदर है कि नहीं है? एक इंसान की रिस्पेक्ट है कि तुम्हारी कस्टडी में होने का मतलब क्या है? और तुमने उसको इलीगल कन्फाइनमेंट में तो रखा ही है, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रख दिया है आपने, और उसके साथ उसका इलाज भी नहीं करने दे रहे। ना सिर्फ इलाज नहीं करने दे रहे, उनको तक एक्सेस भी नहीं होने दे रहे। तो ये सारी चीजें आपको, ये भी टॉर्चर के जुमरे में आती है। और आज केस लगा हुआ था, आज आई नहीं, उन्होंने कहा रिपोर्ट दे, रिपोर्ट भी नहीं दी, इसी तरह घंटे में चला गया। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल नाज़रीन, उम्मीद है हमारे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।